नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग रीट में आने वाली साइंस पढ़ रहे थे। सेकंड लेवल में जो साइंस आएगी वो स्टडी कर रहे थे। इस साइंस में मैं आप लोगों को केमिस्ट्री स्टडी करा रही थी। केमिस्ट्री में हमने जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा था वो था आपका अणु और परमाणु। चलो आज हम इस अणु और परमाणु में ही हम तत्वों के प्रतीक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तत्वों के प्रतीक, एटम सिंबल स्टडी करेंगे। क्लियर? तो आज हम सेकंड की हम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस केमिस्ट्री में जो हम पढ़ेंगे आज का बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है, आसान है और आप लोगों इसमें से आसानी से क्वेश्चन कर सकोगे। तत्वों के प्रतीक, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो। तत्वों के प्रतीक, सिंबल्स, एटम्स के सिंबल्स, एलिमेंट्स के सिंबल्स, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स इंग्लिश में। सबसे पहले इन तत्वों के जो प्रतीक है वो जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। सर्वप्रथम तत्वों के प्रतीक जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तत्वों के प्रतीक सबसे पहले किसने दिए थे, तो आपका आंसर होना चाहिए जॉन डाल्टन। सर्वप्रथम तत्वों के, कोई कंसेप्चुअल या सीधे सीधे क्वेश्चंस है, यहाँ कोई समझने वाली बात बहुत ज्यादा नहीं है। तत्वों के, सर्वप्रथम तत्वों के प्रतीक जॉन डाल्टन द्वारा दिए गए थे। जॉन डाल्टन द्वारा दिए गए थे। किसने दिया था? जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। उसके बाद जब हमारे पास बहुत सारे तत्वों की खोज हो चुकी थी, बहुत सारे तत्व जो है वो इकट्ठे हो गए थे, तो इन तत्वों को प्रतीक अब रिप्रेजेंट किसने किया था? ब्रिजिलियस ने किया था। 1813 के अंदर ब्रिजिलियस एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने तत्वों के प्रतीक के लिए एक प्रणाली बनाई थी। क्या किया था? तत्वों के प्रतीक के लिए रासायनिक प्रणाली दी थी। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि तत्वों के प्रतीक के लिए रासायनिक प्रणाली किसने दी थी? ब्रिजेलियस ने दी थी। कब दी थी? 1813 में दी थी। किसके ऊपर थी ये जो प्रणाली थी ये IUPAC। ये कौन सी प्रणाली थी? IUPAC। IUPAC IUPAC के अकॉर्डिंग ब्रिजेलियस ने तत्वों के प्रतीकों के लिए एक रासायनिक प्रणाली तैयार की, और ये जो प्रणाली थी इसमें रसायन के जो प्रतीक हैं, ये तत्वों के जो प्रतीक हैं, ये लैटिन भाषा के ऊपर आधारित थे। ज्यादातर तत्वों के प्रतीक कौन सी भाषा से लिए गए? लैटिन भाषा से लिए गए। किससे लिए गए? लैटिन भाषा से, या लैटिन भाषा के ऊपर ही आधारित थे। लैटिन भाषा पर आधारित थे। अब इस प्रणाली में उन्होंने क्या क्या रूल बनाए,
क्या रूल बनाया? पहला, इस प्रणाली के अकॉर्डिंग पहला क्या था कि इनको इनकी अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहला, जिस नाम से अंग्रेजी अक्षर बनता है उस नाम का पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाता है। इन तत्वों के प्रतीक में जो नाम में अक्षर आता है उसका पहला अक्षर कैपिटल फॉर्म में लिखा जाता है। तत्वों के प्रतीक के लिए, तत्वों के प्रतीक क्या थे? अंग्रेजी अंग्रेजी तत्वों के अंग्रेजी शब्द किससे लिए गए थे? तत्वों के अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी शब्द का पहला अक्षर, और ये अक्षर कैसा था? कैपिटल, बड़ा अक्षर था, बड़ा अक्षर की फॉर्म में लिखा गया। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐसे लिखते हो आप इंग्लिश में। हाइड्रोजन का पहला अक्षर क्या है? एच, तो हम हाइड्रोजन का प्रतीक क्या बना दिया गया? एच। जैसे कार्बन, कार्बन को की ये स्पेलिंग होती है इंग्लिश में, कार्बन में पहला अक्षर क्या आ रहा है? सी, तो इसको कैपिटल सी लिखा गया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में पहला अक्षर क्या आ रहा है? ओ, तो इसका सिंबल ओ लिख दिया। नाइट्रोजन, पहला अक्षर क्या आ रहा है? एन, तो इसका एन अक्षर काम में ले लिया। दूसरी बात, कुछ ऐसे तत्व भी थे जिनका अंग्रेजी शब्द में पहला अक्षर सिमिलर होता था। तो इन तत्वों में हम डिस्टिंग्विश कैसे करें? भाई कार्बन भी हम सी से लिखें और मान लो कैल्शियम भी हम सी से लिखें, तो हमें डिस्टिंग्विश कैसे पता चलेगा कि ये कार्बन का ये वाला सिंबल कार्बन का है और वो सी जो है वो कैल्शियम को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब ये प्रॉब्लम आने लग गई कि कुछ ऐसे तत्व थे जिनका जो अंग्रेजी में हम नाम लिख रहे थे उनका पहला अक्षर सिमिलर था। तो इन्होंने क्या कहा, यदि सिमिलर अक्षर होता है तो अक्षर का दूसरा नाम शॉर्ट फॉर्म में, छोटे अक्षर, जैसे ये बड़ा कैपिटल में लिखा जाता है वो स्मॉल लेटर के अंदर दूसरा अक्षर साथ में जोड़ दिया जाता है। जो ज्यादा प्रचलित है उसको तो पहले अक्षर की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं और जो कम प्रचलित था उसके साथ दूसरा अक्षर शॉर्ट फॉर्म में जोड़ दिया। जैसे हम बात करें समान अंग्रेजी शब्द का पहला अक्षर होने पर क्या किया? उसके साथ दूसरा अक्षर जोड़ दिया गया। दूसरा अक्षर किस फॉर्म में? स्मॉल लेटर में, छोटी वर्णमाला में जोड़ दिया गया। जैसे हम बात करें, और ये किस आधार पे किया कि किस में जोड़ेंगे और किस में नहीं जोड़ेंगे, ये डिपेंड करता है कि कोई ज्यादा प्रचलित है उसमें हम नहीं जोड़ेंगे और जो कम प्रचलित है उसमें जोड़ देंगे। जैसे कार्बन,
क्लोरीन और कैल्शियम। कार्बन, क्लोरीन और कैल्शियम, ये सब के सब सी से शुरू हो रहे थे। ये सब के सब किससे शुरू हो रहे थे? सी से शुरू हो रहे थे। वैसे ही हाइड्रोजन, हीलियम, ये दोनों भी किससे शुरू हो रहे थे? एच से शुरू हो रहे थे। अब इनमें डिस्टिंग्विश कैसे किया? इनमें डिस्टिंग्विश उन्होंने कहा कि कार्बन जो ज्यादा प्रचलित है, कौन सा ज्यादा प्रचलित है? कार्बन। तो कार्बन को तो सी से डिनोट कर दिया, और जो कम प्रचलित है जैसे कैल्शियम को Ca और क्लोरीन को Cl नोट कर दिया। क्लोरीन में ये वाला L काम में लिया है, क्लोरीन में Cl काम में लिया। यहां पे हाइड्रोजन को H लिखा गया और हीलियम को H ही लिख दिया गया, क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा प्रचलित था और हीलियम कम प्रचलित था। उसके बाद थर्ड पॉइंट था कि कुछ तत्वों को उनके लैटिन भाषा के पहले अक्षर के रूप में लिया गया। जैसे हम सोडियम की बात करें, अब सोडियम को तो हम अंग्रेजी में लिखेंगे तो सोडियम एस आता है, लेकिन हम सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि नेट्रियम, सोडियम को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? नेट्रियम। कुछ तत्वों के प्रतीकों को तत्वों की लैटिन भाषा से लिया गया। लैटिन भाषा से लिया गया, लैटिन भाषा के शब्दों से लिया गया। तत्वों की लैटिन, तत्वों के प्रतीकों को लैटिन भाषा से लिया गया। जैसे हम बात करें सोडियम, सोडियम को हम Na से लिखते हैं। Na का मतलब होता है, ये जो सोडियम को कहते हैं हम लैटिन भाषा में नेट्रियम। क्या कहा जाता है? नेट्रियम। सोडियम का लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? ये इसका लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा में इसको नेट्रियम कहा जाता है। वैसे ही आयरन, आयरन आपके हिसाब से आयरन आई से शुरू होता, लेकिन हम जो लिखते हैं एफ ही लिखते हैं। ये जो है ये फेरम से लिया गया है। आयरन का लैटिन नाम क्या है? फेरम। आयरन का लैटिन नाम क्या है? फेरम। तो इनको लैटिन भाषा के वर्डों से लिया गया है। अब आपको जो ये तत्व हैं, ये कुछ तत्व आपको इनके लैटिन भाषा में ही याद हो जाने चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सोडियम, या तो आपसे ये पूछा जाता है कि सोडियम का लैटिन भाषा में क्या नाम है, तो आपको याद होना चाहिए नेट्रियम होता है। या कई बार वो ऐसे भी पूछ लिया जाता है, नेट्रियम लैटिन भाषा में किस तत्व का नाम है, तो आपको बताना होता है सोडियम। भाई दोनों तरीके से क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं और बहुत बार पुटअप होते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। या तो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि सोडियम का लैटिन भाषा में क्या क्या शब्द है, तब तो आप लिखोगे नेट्रियम। और ये पूछ लिया जाए कि नेट्रियम लैटिन भाषा में किस तत्व का नाम है, तो आप लिखोगे सोडियम। ऐसे ही कैल्शियम का केलियम, कैल्शियम,
केलियम किसका होता है? कैल्शियम का। गोल्ड को ओरम कहते हैं। ओरम, गोल्ड। एजी, सिल्वर, सिल्वर को अर्जेंटम कहा जाता है। याद होना चाहिए। सिल्वर को अर्जेंटम कहा जाता है। वैसे ही टीन को स्टेनम, टीन एसएन से रिप्रेजेंट करते हैं स्टेनम। टीन को स्टेनम कहा जाता है। मरकरी को हाइग्रेशियम, मरकरी को एचजी से रिप्रेजेंट किया जाता है हाइग्रेशियम। हाइग्रेशियम में एचजी, इसीलिए एचजी से रिप्रेजेंट किया जाता है ये क्या है? मरकरी। तो आपको ये जो है इनके बारे में बहुत बार पूछ लिया जाता है, इनमें से कोई भी दे दिया। जैसे आयरन का लेटिन भाषा में क्या नाम है? तो फेरम है। कैल्शियम का लेटिन भाषा में क्या नाम है? केलियम है। गोल्ड का लेटिन भाषा में, सोने का लेटिन भाषा में क्या नाम है? ओरम है। आपसे जो मेनली इन्हीं में से पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने यदि ब्रिजेलियम की ये जो प्रणाली याद भी कर ली, तत्वों के प्रतीक लिखने की प्रणाली याद कर ली और आपने लिखना सीख लिया, तो भी आप यहाँ पे आके अटक जाते हो। क्योंकि आप कई बार आपसे पूछ लिया जाता है मरकरी का सिंबल, तत्व लिखो, मरकरी के तत्व का प्रतीक लिखो, तो आप भूल जाते हो क्योंकि आपने मरकरी एम से पढ़ा है। अब आप मरकरी में एम लेटर ढूंढोगे, वहां पे एम भी दिया हुआ होगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको याद होना चाहिए कि मरकरी को जो तत्व का प्रतीक लिया गया है वो लेटिन भाषा से लिया गया है और लेटिन भाषा में मरकरी को हाइग्रेशियम कहते हैं, इसलिए इसका एचजी काम में लिया जाता है। अब आपको मैं 20 तक जो है वो तत्व लिखवा रही हूं, वो तत्व आपको याद हो जानी चाहिए। अब इनकी कोई ट्रिक तो है नहीं, इसलिए आपको कम से कम 20 तक आपके तत्व याद हो जाने चाहिए, उनके परमाणु क्रमांक याद हो जाना चाहिए और उनका परमाणु भार याद हो जाना चाहिए। देखो, तत्वों को हम जो आपके पीरियोडिक टेबल दी हुई रहती है, आवर्त सारणी, उसमें तत्वों को इस रूप में लिखा जाता है। तत्वों को आवर्त सारणी में जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्स तत्व को बता रहा है, उसके बाद यहां पे हम परमाणु भार लिखते हैं और यहां पे हम परमाणु क्रमांक लिखते हैं। ये परमाणु क्रमांक और ये परमाणु भार और ये सिंबल तत्व। जैसे हम हाइड्रोजन को लिखेंगे तो 1 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, हीलियम को लिखेंगे तो हम 4 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से हीलियम को 4 2 से, लिथियम मैं आपको यहां पे लिख रही हूं, आप इसी फॉर्म में एक टेबल बना लीजिए। उसको लर्न करने की भी थोड़ी सी ट्रिक बताती हूं आपको। यहां पे हम लिखेंगे परमाणु क्रमांक Z,
इसकी कोई, फिर हम लिखेंगे परमाणु भार, फिर हम लिखेंगे तत्व का प्रतीक, सिंबल, तत्व का प्रतीक लिखेंगे, तत्व का सिंबल लिखेंगे। मैं पहले परमाणु क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसी को मैं 10 लिखेंगे, 10 तक लिखेंगे। अब मैं पहले परमाणु का जो है वो तत्व का जो है वो प्रतीक लिख रही हूं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। 10 हो गए। अब परमाणु भार लिख रही हूं। परमाणु भार कहीं कहीं पे हम जस्ट डबल करेंगे। परमाणु भार जैसे हाइड्रोजन का डबल कर दो, हाइड्रोजन का तो 1 ही होता है, सॉरी, हीलियम का डबल 4, लिथियम का डबल नहीं होगा, डबल होगा तो 6 होगा, उससे एक ज्यादा बढ़ा के लिखना है 7, बेरिलियम का डबल 8 होता है, ये 9 होता है, बोरोन का डबल ही होता है 10, कार्बन का भी डबल होता है 12, नाइट्रोजन का भी डबल होता है 14, ऑक्सीजन का भी डबल होता है 16, ऑक्सीजन का भी डबल होता है 16। अब फ्लोरीन का डबल नहीं होता है, फ्लोरीन का होता है 19 और नियोन का तो डबल ही होता है। जो जो डबल नहीं होते उस पे मैंने गोला लगा दिया है। ये जो है ये डबल नहीं होते हैं, बाकी तो परमाणु भार जो है वो परमाणु क्रमांक का जस्ट डबल ही है, परमाणु क्रमांक का जस्ट डबल ही है, पर जहां जहां नहीं हुए वहां मैं गोले लगा दिए। अब आपको ये परमाणु क्रमांक पता हो, परमाणु भार पता होगा, तो हम कुछ एलिमेंट्स के लिए कल की क्लास में और एलिमेंट्स लिखवाऊंगी और कल की क्लास में फिर हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्योंकि आपसे वो जो तत्व देके ये पूछता है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें कितने न्यूट्रॉन हैं, इसमें कितने प्रोटॉन हैं, ये कैलकुलेट करना आ गया तो फिर उसके बाद हम समस्थानिक, संभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक ये चीजें पढ़ेंगे। और वो जब हमें निकालना, क्योंकि हम उनकी डेफिनेशन से ही हम समझेंगे कि कौन समस्थानिक होगा, कौन सम इलेक्ट्रॉनिक होगा, कौन संभारिक होगा। तो ये हमें कब आएंगे, जब हम इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निकालना सीख जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना हमें कब आएगा, जब हम इन परमाणु भार और परमाणु क्रमांक को याद रखना शुरू कर देंगे सिंबल के साथ में। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में और लिखवाऊंगी मैं आपको 40 तक, 20 तक, 10 और लिखेंगे हम। फिर कुछ कुछ जो मोस्ट इंपोर्टेंट जिनको हमें याद रखना ही रखना है वो लिखवाऊंगी। और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। थैंक यू।